आज का पहला प्रश्न दोस्तों, ब्रह्मा की पहली रचना कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यक्षिणी ब्रह्मा की पहली रचना है। तो इसी प्रश्न के साथ दोस्तों मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी को। और जो हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही है दोस्तों, उत्तर मेघ से चल रही है, जो मेघदूत का दूसरा भाग है। मेघदूत कालिदास की रचना है दोस्तों। और जो है यहाँ से प्रश्नोत्तरी चल रही है। आज की हमारी जो प्रश्नों की संख्या है 55 है, ठीक है। और जो है श्लोक संख्या 21 से 28 तक जो है हमारी प्रश्नोत्तरी जाएगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अपने प्रश्नोत्तरी को। यह जो है यदि किसी भी सिलेबस में मेघदूत लगा है तो सबके लिए अनिवार्य है यह क्लास। और स्पेशली रूप से यूपी टीएसटी और एलटी संस्कृत 2025 के लिए यह हम जो है क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। और यदि आप लोग इसको देख रहे हैं, यदि आपके सिलेबस में लगा हुआ है तो आपके लिए भी यह क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न हो चुका है, फिर भी हम करा देते हैं। ब्रह्मा की पहली रचना क्या है, यह प्रश्न है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यक्षिणी। या यहाँ पे दोस्तों जो उत्तर में की कहानी है, सबसे पहले यक्ष जो है किसका वर्णन करता है, तो अपने अलकापुरी का। किसका? अलकापुरी का। उससे हमारा सभी जो है प्रश्नोत्तरी हो चुका है। इसके बाद यक्ष जो है अपने घर का वर्णन करता है कि हमारे घर के सामने क्या है, कौन सा क्रीड़ा स्थल है, कौन सा वापी है, वापी में कमल खिलते हैं, और जो है दो वृक्ष हैं, अशोक और जो है केसर के वृक्ष है। ये सभी जो है वर्णन जो है यक्ष अपने घर का करता है। अब इसके बाद जो है यक्ष जो है अपनी यक्षिणी का वर्णन करेगा। किसका करेगा? अपनी यक्षिणी का वर्णन करेगा कि उसकी यक्षिणी कैसी थी, कितनी सुंदर थी, ठीक है, उसकी रचना कैसी थी। वह ब्रह्मा की पहली रचना, यानी वो कह रहा है कि यदि ब्रह्मा ने स्त्री स्त्री जाति यानी कि जो है यदि पहली रचना करा होगा तो उसमें जो है यक्षिणी हमारी जो है सबसे जो है सुंदर है। ब्रह्मा की पहली रचना यक्षिणी है, ठीक है। उसके बाद जो है वह उसका जो है यक्षिणी जो है तन्वी छाया है, और यक्षिणी जो है मध्य छाया है, और जो है शिखर दशिना जो कौन है, यक्षिणी है। पक बिंबा धरोष्टा कौन है, यक्षिणी है। तो इस प्रकार जो है यक्ष जो है यक्षिणी का पूरा जो है वर्णन करता है, ठीक है। इसके बाद वर्णन करने के बाद जो है यहाँ पे यक्ष जो है उसके बाद जो यह कहता है कि यह मेरे जब हम थे तब का वर्णन है। उसके बाद जो है अब हम नहीं है 8 माह से, तो यह यक्षिणी हमारी कैसी हो गई होगी। तो 8 माह के बाद यक्षिणी कैसी हो गई है, इस सभी का वर्णन जो है इस प्रश्नोत्तरी में हम करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा हो गया है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, मेघ यक्ष के घर जाकर कहाँ बैठता है। तो मेघ जो है यक्ष के घर जाकर क्रीड़ा शैल पर बैठता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा प्रश्न होगा, क्योंकि क्रीड़ा शैल के बारे में यक्ष पहले ही बता दिया है। तो तुम जाना तो हमारा जो क्रीड़ा शैल है छोटा सा, उस पर बैठ जाना। तो कैसे बैठना? छोटा रूप धारण करके। किसका? गज का, हाथी का छोटा रूप धारण करके उस पर बैठ जाना। तो हमारा यह प्रश्न है, यक्ष घर के मेघ यक्ष के घर जाकर कहाँ कहाँ बैठता है, तो क्रीड़ा शैल पर। यह हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर है। आगे हम चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है आपके सामने है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, मेघ क्रीड़ा शैल पर मेघ क्रीड़ा शैल पर बैठने के लिए अपने आकार को कैसा बना लेगा। यक्ष कहता है जब तुम क्रीड़ा शैल पे बैठना तो अपने आकार को कलभ तनुताम बना लेना, यानी कि हाथी के बच्चे के सरार शरीर बना लेना। तनुताम मतलब शरीर होता है, कलभ मतलब हाथी का बच्चा, कलम मतलब दोस्तों हाथी के बच्चे के समान छोटा बन जाना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो क्रीड़ा सेल जो है वो कैसा है, काला है। कैसा है दोस्तों, काला। यदि उस पर मेघ जो है कलप जो हाथी का बच्चा होता है वो भी काला होता है। यदि उस पर क्रीड़ा सेल पे बैठ जाएगा तो वह जो है आराम से जो है यक्षिणी को देख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेघ क्रीड़ा सेल पर बैठने के लिए अपने आकार को कैसा बना लेगा, यक्ष कहता है तो कलभ तनुताम बना लेगा, यानी कि हाथी के बच्चे के समान बना लेगा। कौन दोस्तों? मेघ। यह हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर है। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, कलप शब्द का क्या अर्थ है। तो कलप शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, हाथी का बच्चा। जो हमने बताया कि हाथी के बच्चे का नाम जो है, हाथी के बच्चों को कलप कहते हैं। क्या कहते हैं? कलप। यह शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कलप शब्द का क्या अर्थ है, तो हाथी का बच्चा। आगे है हमारा पांचवा प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा गया है कि खद्दोश शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। खद्दोत मतलब होता है जुगनू, ठीक है। यक्ष कहता है मेघ से जब तुम क्रीड़ा शैल पे बैठ जाना तो खद्दोत की तरह जो है
अपनी विद्युत रूपी पत्नी के द्वारा जो है मेरे घर में टार्च को बारना, यानी कि मेरे घर में प्रकाश डालना, देखना कि मेरी यछड़ी कैसी है। तो यहाँ पे जो है खद्दोश शब्द का अर्थ हुआ जुगनू की तरह तुम जो है बरना, मतलब अपने बिजली रूपी पत्नी उसको जो जुगनू की तरह उसमें बुझाना, बारना, हल्का सा प्रकाश करना। ठीक है, तो यहाँ पूछा जुगनू, खद्दोश शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो जुगनू अर्थ है। यह हमारे 5वें प्रश्न का आंसर है। अगला है, छठा प्रश्न है आपके सामने है दोस्तों। छठा प्रश्न है, मेघ यक्ष के घर में अपनी बिजली को कैसे चमकाता है? तो मेघ जो है यक्ष के घर में अपनी बिजली को कैसे चमकाता है दोस्तों? अल्पभाषम खद्योत की तरह, यानी अल्पभाषम यानी थोड़ा थोड़ा, अल्पभाषम का अर्थ होता है दोस्तों वह थोड़ा थोड़ा, ठीक है, अल्पभाषम थोड़ा थोड़ा जो है खद्योत की तरह कहाँ चमकाता है? भवन पतिताम, उसके घर में जो है चमकाता है। किसके? यक्ष के। तो मेघ यक्ष के घर में अपनी बिजली को कैसे चमकाता है? बिजली रूपी पत्नी को कैसे चमकाता है? तो अल्पभाष मतलब थोड़ा थोड़ा, बुझाना, बंद करना, खद्योत की तरह, जैसे खद्योत मतलब जो जुगनू होता है दोस्तों, आपने देखा होगा उसकी जो लाइट होती है धीमी होती है और वो बुझती है बढ़ती है, बुझती है बढ़ती है, इस तरह से जो है खद्योत यानी जुगनू करता है। हमने बचपन में उसको बहुत देखा है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा अल्भास खद्दोस की तरह। आगे हो गया हमारे छठे प्रश्न का आंसर दोस्तों। आगे हमारा 7वां प्रश्न है जो आपके सामने है। 7वां प्रश्न, खद्दोत ताली बिलसित निभाम विद्युत विद्युत उन्मेष दृष्टि, इस श्लोक में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? ठीक है, इस श्लोक में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो जो है श्लोक में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। खदो ताली बिलसितान जो है निभाम विद्युत उन्मेषम दृष्टि। ठीक है, खद्योत की तरह क्या करना, तुम उसमें अपने प्रकाश को जो है विद्युत रूपी प्रकाश को के दृष्टि से को डालना, दृष्टि मतलब उसमें डालना, प्रवेश कराना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे हमारा है 8वां प्रश्न है जो आप लोग के सामने है दोस्तों। यह सभी प्रश्न जो है दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, पूछे गए प्रश्न है। हमने जो इसमें इम्पॉर्टेंट उन्हीं प्रश्न को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं दोस्तों। आगे हमारा प्रश्न है, शीघ्र संपात हेतु पद में कौन सा समास है? तो शीघ्र संपात हेतु पद में समास क्या है दोस्तों? तो इसमें केवल समास और जो है षष्ठी तत्पुरुष दो समास का प्रयोग किया गया है। शीघ्र संपात हेतु में षष्ठी तत्पुरुष समास, हेतु जो है हेतु का प्रयोग करने पर षष्ठी तत्पुरुष लगा है। इसका विग्रह शीघ्रम संपातस्यम हेतु। ठीक है, और दूसरा है केवल समास, शीघ्रम संपात, जो है दो समास का प्रयोग किया गया है, एक केवल समास, एक षष्ठी तत्पुरुष समास। पद है शीघ्रम, शीघ्र संपात हेतु। ठीक है, ये हमारा हो गया 8वें प्रश्न का आंसर दोस्तों। आगे हम चलेंगे 9 प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, निसर्ड, इसमें कौन सा धातु एवं प्रत्यय है? तो जो निसर्ड जो है, निसर्ड मतलब इसमें जाके तुम क्या करना, बैठ जाना। क्या करना दोस्तों, वहां पे जाके तुम, निसर्ड माने बैठ जाना। तो निसर्ड इसमें कौन सा धातु एवं प्रत्यय का प्रयोग किया गया? तो नी उपसर्ग के साथ सद धातु और क्यत प्रत्यय लगकर हमारा बना है निसर्ड। निसर्ड का अर्थ होता है बैठ जाना, बैठना या बैठ जाना। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया जो है 8वें प्रश्न का। नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु क्यत प्रत्यय शब्द बना है निसर्ड। ठीक है, आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10 नंबर प्रश्न है, विद्युत विद्युत उत्सम एवं में कौन सी संधि है? तो इसमें विद्युतम एवं में संधि पूछा है, तो जस्त हल संधि का प्रयोग किया गया है। यानी विद्युत धन जो है एवं, विद्युत धन जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा उत्मेयम, उत्मेव। ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्युत विद्युत प्लस उत्मेव, ये हमारा जो है संधि विग्रह हो जाएगा, जो है विद्युत में इसमें जस्त संधि लगा हुआ है, द को त हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा संधि हो गया जस्त संधि, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा हो गया 10 प्रश्न का। अब हम चलेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। 11 नंबर का प्रश्न है जो है, युतियों की रचना के विषय में ब्रह्मा की प्रथम कृति कौन है? प्रश्न है, जो युतियों की जब रचना हो रही थी
उस समय उस विषय में ब्रह्मा की प्रथम कृति कौन है? तो यक्ष कहता है यक्षिणी हमारी है। कौन है? यक्षिणी हमारी है। किसकी? जब युतियों की रचना हो रही थी, भगवान जब युवक और युतियों दोनों को बना रहे थे, सबसे पहली रचना क्या है? हमारी यक्षिणी है। तो प्रश्न है, युतियों की रचना के विषय में ब्रह्मा की पहली कृति कौन है दोस्तों? यक्षिणी को माना गया यक्ष कहता है। ये हमारे 11 प्रश्न का आंसर है। आगे हमारा 12वां नंबर प्रश्न है। 12 प्रश्न है, जो है क्या है? तन्वी श्यामा होगा, क्षमा लिख दिए दोस्तों। यहाँ पे हमारा है तन्वी श्यामा कह, तन्वी श्यामा कह। तो आंसर में आ जाएगा यक्षिणी। तन्वी श्यामा कौन है दोस्तों? तो यक्षिणी जो है तन्वी श्यामा है। तन्वी श्यामा, श्यामा का अर्थ हो गया दुबले शरीर वाली। ठीक है, तो दुबले शरीर वाली कौन है दोस्तों? वह उसकी यक्षिणी है। कौन है? यक्षिणी है। तो यक्ष कहता है कि मेरी यक्षिणी कैसी है दोस्तों? तो तन्वी श्यामा है। कैसी है दोस्तों? तन्वी श्यामा है। तो तन्वी श्यामा कह प्रश्न है, कौन है दोस्तों? तो आंसर में आ जाएगा यक्षिणी जो है तन्वी श्यामा है। यह हमारा 12 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का। 13 क्वेश्चन कहता है चकित हरिणी प्रेक्षणा कह। चकित हरिणी के समान, चकित जो है हरिणी के सदृश कौन है? देखने योग्य कौन है? तो यक्षिणी है। कौन है दोस्तों? यक्षिणी है। चकित हरिणी प्रेक्षणा जो है कौन है? तो यहाँ पे जो है चकित डरी हुई हरनी के समान नेत्रों वाली, इसका होगा प्रेक्षणीय, देखने योग्य या नेत्रों वाली कौन है? तो हमारी यक्षिणी है। कौन है दोस्तों? यक्षिणी है। तो प्रश्न है चकित हरिणी प्रेक्षणा कह यक्षिणी। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न नाभि कह, गहरी नाभि वाली कौन है दोस्तों? यह जो है यह भी यक्षिणी है। तो यक्ष कहता है जो है तन्वी श्यामा है, मेरी अक्षरी है। शिखर दक्षिणाम अक्षरी है। पक बिंबाम अधरोष्ठी अक्षरी है। मध्य क्षामा अक्षरी है। चकित हरड़ी जो है प्रेक्षणा जो है अक्षरी है। निम्न नाभि यक्षरी। इस प्रकार की जो जितनी विशेषताएं हैं और नाभि जो है यक्षरी के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे जो है निम्न नाभि कह, निम्न नाभि वाली कौन है? तो यक्षरी है। कौन है दोस्तों? यक्षरी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 है, पक बिंबा अधुरुष्ट कह कौन है? तो यक्षिणी है। पक बिंबा अधुरुष्ट कौन है दोस्तों? तो जो है यक्षिणी है। इसी इसी के आगे एक हमारा प्रश्न आएगा जो है इसी यक्षिणी के बारे में, भिन्न वर्णा अधुरुष्ट कौन है? तो भी यक्षिणी, यानी कि यह उस जब वो थी तब का वर्णन है। इसके बाद जब यक्ष नहीं रहेगा उसके बाद का 8 माह के विरह का वर्णन किया गया है। उसके बाद इस श्लोक में जो है यक्षिणी को इस तरह बताया गया है कि पक बिंबा फल के समान होठों वाली यक्षिणी है। तन्वी जो है श्यामा यक्षिणी है। और जो है मध्य छामा जो है यक्षिणी है। लेकिन इसके बाद जो प्रश्न बनेगा वह विरह अवस्था, जब बिरहरी यक्षिणी उसके बाद का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया पक बिंबा धरोष्ट कौन है? तो यक्षिणी है। आगे है तन्वी, इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ठीक है, प्रश्न है तन्वी में जो शब्द है तन्वी न है दोस्तों। तन्वी, इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा घिस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किसका है? घिस प्रत्यय का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 16 नंबर प्रश्न का। तन्वी में कौन सा प्रत्यय? घिस प्रत्यय। अगला प्रश्न है शिखर शिखरी दशना में कौन सा समास है? शिखरी दशना पद में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है बहुब्रीहि समास है। शिखरी दशना, ठीक है। शिखरी दसना जो है कौन सा समास का प्रयोग किया गया है? नुकीली दांतों वाली वह यक्षिणी। कौन है दोस्तों? नुकीली, शिखरी मतलब जिसका शिखर के समान, शिखर मतलब दांत, दसना दसन मतलब नुकीला हो, वह कौन है? तो यक्षिणी है। इसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। शिख ऋणौ दसना यस्या सा, यह जो है विग्रह है जो है शिखर दसना का। तो पूछा है समास कौन सा है दोस्तों? तो बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है शिखरी दशना में। ठीक है, नुकीली दांतों वाली वह यक्षिणी। ठीक, अगला हमारा है प्रश्न संख्या 18, स्तोक नम्रा में कौन सा समास है? प्रश्न है दोस्तों स्तोक नम्रा में कौन सा समास है? तो इसमें केवल समास का प्रयोग किया गया है। कौन सा है दोस्तों? केवल समास का प्रयोग किया गया है स्तोक नम्रा में। और इसका विग्रह करेंगे तो स्तोकम यथा स्यात् तथा। ठीक है, स्तोकम यथा स्यात् तथा विग्रह है स्तोक नम्रा का। ठीक है,
स्तोक नम्रा का यदि हम अर्थ की बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो है थोड़ी झुकी हुई जो है स्तनों वाली क्या हो जाएगा, स्तोक नम्रा का अर्थ होगा थोड़ी झुकी हुई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है, एक बार फिर से देखते हैं हम इसको कि पूछा है इस स्तोक नम्रा में कौन सा समास है, तो केवल समास का प्रयोग किया गया है। यदि अर्थ की बात करें तो थोड़ी झुकी हुई स्तनों वाली, यह हमारा अर्थ हो जाएगा। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 हमारा कर रहा है निम्न नाभि में समास है। तो निम्न नाभि में कौन समास है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है। निम्न नाभि का अर्थ होता है गहरी नाभि वाली, वह मेरी अक्षरी। तो इसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है निम्ना नाभि में। निम्ना नाभि यस्या इसका विग्रह होगा, निम्ना नाभि यस्या जो है निम्ना नाभि का विग्रह है, और समास कौन सा है, तो बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। आगे चलेंगे 19 प्रश्न की तरफ दोस्तों। 19 प्रश्न आपके सामने है। 19 प्रश्न है शिशिर शिशिर मथिताम पद्मिनी व अन्य रूपाम कह। शिशिर मतलब ठंडे, ठंड द्वारा, मथित गई यानी मारी गई, ठंड द्वारा, शिशिर जो ठंडी होती है उसके द्वारा मारी गई कमल के समान अन्य रूप वाली कौन है, हो गई है दोस्तों, तो यक्षिणी हो गई है। अभी यक्ष कह रहा था यक्षिणी हमारी पकबिंबा है, और जो है मध्य श्यामा है, चकित हरिणी प्रेक्षणा है। अब कह रहा हुआ कि उसकी अक्षरी कैसी है दोस्तों, तो उसकी अक्षरी जो है शिशिर मथिताम पद्मिनी व अन्य रूपाम। ठंडी द्वारा, शिशिर मतलब ठंडी द्वारा मारी गई, मथी गई, पद्मिनी कमल के समान अनुरूप वाली हो गई होगी कौन, यक्षिणी। कौन है दोस्तों, यक्षिणी के लिए कह रहा यक्ष। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है 20 संख्या। अगला प्रश्न है चक्रवाकी जो है एवं बैकाम, इसमें किसका बोध हो रहा है दोस्तों, इससे जो है चकवा के समान कौन हो गई दोस्तों, तो यक्षिणी हो गई है। कौन हो गई है, यक्षिणी जो है चकवा की तरह हो गई है। अभी चकित हरिणी प्रेक्षणा थी, अब जो है उसके वियोग में, यक्ष के वियोग में, वह क्या हो गई है, चक्रवाकिम एवं एव काम। ठीक है, वह कैसी हो गई है, जो है किसके बारे में, इससे किसका बोध हो रहा है, तो यक्षिणी का बोध हो रहा है। ठीक है, यह हमारा प्रश्न है। आगे है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है गाढ़ोत्कंठा गुरुसु दिवसेसु येसु कह। जो है गाढ़ी उत्कंठा के कारण जो है गुरुसु भारी हो गया दिनों की गणना करने में, तो कह वह कौन है जो गाढ़ी उत्कंठा के कारण उसके जो है दिनों गणना जो है भारी हो गया है, तो वह कौन है दोस्तों, तो यक्षिणी है। 22 प्रश्न हो गया। 23 प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है जनिथाम में प्रकृति प्रत्यय। जनिथाम जो शब्द है उसमें कौन सी प्रकृति, कौन सा प्रत्यय है, तो जनिथा जो है ज्ञा धातु लगा है। ठीक है, इसमें ज्ञा को जा हुआ है सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पे जानिथा में प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो ज्ञा धातु विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता, हमारा क्या बनता है, जनिथा। क्या बनता है दोस्तों, जनिथा। यह हमारा आंसर एक वचन में। ठीक है, किसके, विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में जनिथा बनता है। यदि धातु की बात करें तो ज्ञा धातु है। ठीक है, ये हमारा 23 नंबर प्रश्न है। आगे हमारा प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 24 है दूरी भूते में कौन सा समास है। पूछा है दूरी भूते शब्द है, इसमें कौन सा समास का प्रयोग किया गया है, तो हमारा आंसर है दूरी भूते में गति तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह है अदूरह दूरी भूतः। ठीक है, तो याद रखिएगा दूरी भूते में गति तत्पुरुष समास लगा हुआ, विग्रह है अधूरा दूरी भूतः। ठीक है, यह हमारा 24 प्रश्न का आंसर है। 25 प्रश्न आंसर है जो है प्रश्न है सहचर्य में कौन सा समास है, तो सहचर्य शब्द है, इसमें किस समास का प्रयोग किया गया है, तो सहचर्य में दोस्तों उपपद तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। कौन सा, उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, तो कौन सा है, उपपद तत्पुरुष समास है सहचर्य में। यह 25 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 25 नंबर 26 का रहा है द्विशेषु एसु में कौन सी संधि है, तो द्विशेषु एसु में जो संधि हुई है यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। कौन सा है दोस्तों, यड़ संधि है। विग्रह की बात करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा द्विशेषु। ठीक है, और प्लस एसु क्या हो जाएगा,
एसु, ये हमारा विग्रह है। ठीक है, तो कौन संधि हुई? यट संधि हुई। व को उ आदेश हुआ है। ठीक है, तो 26 प्रश्न में द्विशेषु में संधि कौन सी है? तो यट संधि है। और जो है विग्रह द्विशेषु प्लस एसु। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 है। सत्ताईस प्रश्न है दोस्तों, यक्षिणी का नेत्र कैसे सूज गया? यक्ष कहता है मेरी जो यक्षिणी बहुत रोई होगी, मेरे वियोग में मेरी यक्षिणी बहुत रोई होगी। प्रबल रुदितो छू, जो है बहुत रोने से क्या उतरा हो गया? उसका नेत्र सूज गया। क्या हो गया? उसका नेत्र सूज गया। तो ये प्रश्न है, यक्षिणी का नेत्र कैसे सूज गया है? तो बहुत रोने के कारण जो है प्रबल रुदितो, बहुत अधिक रोने से उच्छू, उसका आंख जो है उच्छू नेत्रम, उसका आंख क्या है? सूज गया है। यह हमारा आंसर है। प्रश्न के साथ नेत्र कैसे सूजे हैं दोस्तों? तो बहुत अधिक रोने के कारण सूझा है। ठीक है, तो प्रश्न है बहुत अधिक रोने के कारण, या संस्कृत आंसर है प्रबल रुदितो उच्चु। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है 27। प्रश्न संख्या 28 है, भिन्न वर्णाधरोष्ठक कह कह अस्ति, भिन्न वर्ण की भिन्न अधर वाली कौन हो गई है दोस्तों? तो यक्षिणी। अभी पक्वबिंदा अधरोष्ठ थी, अब भिन्न वर्णा अधरोष्ठ हो गई है। दोनों जो शब्द है वो यक्षिणी के लिए आया है। ये एक कहता है उसके जब यक्ष था तब उसका पक्वबिंदा अधरोष्ठ उसकी यक्षिणी थी। अब वियोग के कारण, विरह के कारण 8वां के उसकी यक्षिणी का होस्ट जो है भिन्न वर्णा अधरोष्ठ हो गया है। ठीक है, तो भिन्न वर्णा अधरोष्ठ क अस्ति किस कौन है? तो यक्षिणी आंसर हो जाएगा, यक्षिणी। अगला हमारा है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है, गर्म निश्वास निकलने पर किसके होठ भिन्न वर्ण के हो गए हैं? तो जो है उसका जो है भिन्न वर्णाधोष्ट कैसे हुआ है दोस्तों? तो निश्वास निश्वास नाम शिशिर तया, यानी गर्म निश्वास निकलने पर के कारण उसके जो अधर है वह जो है भिन्न वर्ण के हो गए हैं। तो किसके हुए हैं दोस्तों? यक्षिणी के हुए हैं। ठीक है, गर्म निश्वास निकलने पर किसके होठ भिन्न वर्ण के हो गए हैं? तो यक्षिणी। क्या हो जाएगा? यक्षिणी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है, यक्षिणी किसके समान दैन मुख वाली हो गई है? तो यक्ष कहता है कि अब तुम जाओगे तो मेरी यक्षिणी जो है इंदु के समान जो है दैन मुख वाली हो गई है। ठीक है, जिस प्रकार इंदु पर जो चंद्रमा होता है यदि उस पर मेघ छा जाए तो वह जो है दैन मुख वाली हो जाएगी, वह दिखाई नहीं देगा, उसका प्रकाश ढक जाएगा। उसी प्रकार मेरे न रहने पर मेरी यक्षिणी कैसी हो गई दोस्तों? दैन मुख वाली हो गई है। किसके समान? इंदु के समान। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है कि यक्षिणी किसके समान दैन मुख वाली हो गई है? तो इंदु यानी चंद्रमा के समान। ठीक है, यह 30 प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 31 की तरफ चलेंगे। थर्टी वन प्रश्न है, यक्षिणी अपने मुख को कहाँ रखी हुई है? प्रश्न है दोस्तों कि यक्षिणी अपने मुख को कहाँ रखी हुई है? तो यक्ष कहता है जब तुम मेरी यक्षिणी को देखोगे तो वह मेरी विरह में अपने मुख को अपने हाथ में रखी हुई दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? मानो अपने मुख को अपने हाथ में, मतलब हाथ में अपने मुख को रखी हुई सी तुम देखोगे। तो प्रश्न, यक्षिणी अपने मुख को कहाँ रखी हुई है दोस्तों? तो अपने हाथ में रखी हुई। कहाँ रखी है? हस्तम न्यस्तम। क्या है? हस्तम न्यस्तम मुखम, जो है सकल व्यक्ति जो है अपने मुख को जो है हाथ में रखी हुई जो है। तो यक्षिणी अपने मुख को कहाँ रखी हुई दोस्तों? तो हाथ में रखी हुई है। अगला प्रश्न है, विभर्ती में प्रकृति प्रत्यय है। तो विभर्ता में जो है प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो भू धातु के साथ लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में विभर्ती बनता है। क्या बनता है? विभर्ती। कौन सा धातु? भू धातु। लकार कौन सा दोस्तों? लट लकार। और प्रथम पुरुष के एक वचन बनता है विभर्ती। ठीक है, तो ये हमारा विभर्ती का प्रकृति प्रत्यय हो गया दोस्तों, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है, त्वदनु में कौन सा समास है? संधि है, पूछा है त्वदनु में कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसमें त्वदनु में जो है जस्त हल संधि है। कौन सी है दोस्तों? जस्त हल संधि जो है हमारा जो है त्वदनु में है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है जो है 23 प्रश्न का जस्त हल संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है, न्यस्तम में कौन सी संधि है? ठीक है, पहले तो दोनों में कौन संधि है? तो व्यंजन संधि यानी जस्त हल संधि है। अगली संधि हमारी है न्यस्तम में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो न्यस्तम में यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। कौन सी? निधन अस्तम। क्या हो जाएगा? निधन अस्तम, इसका विग्रह हो जाएगा
नि प्लस अस्तम, यह विग्रह है न्यस्तम। ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यस्तम हो जाएगा। ये हमारा विग्रह है, निस जो है यड़ संधि है। ठीक है, तो हमारा हो गया 34 प्रश्न का। अब हम चलेंगे 35 प्रश्न की तरफ। 35 प्रश्न है अशिशिरता में कौन सा समास है? ठीक है, प्रश्न है अशिशिरता में जो है समास पूछा है, कौन सा है? तो इसमें जो है समास हमारा जो है नई तत्पुरुष समास लगी हुई। कौन सी? नई तत्पुरुष जो है समास है। विग्रह करेंगे तो न शिशिरता, क्या हो जाएगा? न शिशिरता। ठीक है, ये हमारा विग्रह हो जाएगा। और समास है तो नई तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ठीक है, अशिशिर नई तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। 36 है कि मेघ पूजा कर में लगी हुई किसको देखेगा? तो यच कहता है जब तुम जाओगे हमारी यक्षिणी को देखोगे तो क्या कर रही होगी? वह सुबह सुबह जो है पूजा कर में जो है लगी हुई होगी। किस में लगी हुई होगी दोस्तों? पूजा कर में वह लगी होगी। तो तुम कैसे देखोगे? अलोके ते नृपति, तुम जब उसको देखोगे, तुम्हारा उस पर ध्यान जाएगा तो वह कैसी होगी? बलि व्याकुला, वह जो है पूजा कर में लगी हुई सी दिखाई देगी। तो प्रश्न है मेघ पूजा कर में लगी हुई किसको देखेगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा यक्षिणी को देखेगा। किसको? यक्षिणी को हमारा देखेगा। यह हमारा प्रश्न है कि वह कहता है कि तुम जाओगे, तुम यदि पहली बार जो है आलोके ते निवृत्ति, तुम्हारी दृष्टि जब हमारी यक्षिणी पड़ेगी, या तो वह बलि व्याकुल होगी, पूजा करने व्यस्त होगी, या तो हमारा मत दृष्टि मेरे चित्र को विरह रूप में वह भावगम लिखती होगी, बनाती होगी मेरे चित्र को, या फिर जो है पिंजरे में कैद की गई सारिका से पूछ रही होगी कि क्या जो है तुम ही तस्य प्रियसी, क्या तुम्हें भी वह याद आते हैं? ठीक है, तो वह जो है सारिका से पूछेगी। कौन? यक्षिणी। तो यहाँ पे है कि मेघ पूजा कर में लगी हुई किसको देखेगा? तो आंसर हमारा जो आएगा यक्षिणी को देखेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है कि चित्र बनाती हुई मेघ किसको देखेगा? तो चित्र बनाती हुई मेघ जो है यक्षिणी को देखेगा। किसको? यक्षिणी को देखेगा। यक्ष कहता मत दृष्टि, यानी मेरे दृष्टि को, मैं जो हूँ उसको जो है बिरह तनु में दुबला पतला हुआ हूँ, ऐसा समझकर वह जो भाग गम लिखती, वह जो है मेरे चित्र को भावपूर्वक बना रही होगी, ऐसा तुम देखोगे। तो चित्र बनाती हुई मेघ किसको देखेगा? तो यक्षिणी को देखेगा। ये हमारा 37 प्रश्न का आंसर है। अगला है 38 प्रश्न। 38 प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों कि 38 प्रश्न है पृच्छन्ति व मधुर वचना, खाली स्थान है, पंजर स्थान रिक्त स्थान पूरयत। तो यहाँ पे जो है क्या भरा जाएगा दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 38 का सारिका। क्या हो जाएगा? सारिकाम। तो आंसर हमारा भरा जाएगा यहाँ पे सारिकाम। यह पूरी लाइन है। पृच्छन्ति व मधुर वचनाम सारिकाम पंजरस्थाम। ठीक है, यह जो है पूछती हुई मधुर वचनों से, हे सारिका, पिंजरे में कैद की हुई जो है मधुर वचन से वह जो है सारिका से पूछ रही होगी, ऐसा तुम क्या करोगे? देखोगे। ठीक है, ये हमारे 38 प्रश्न का आंसर है। आगे हमारा जो है 34 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 39 सॉरी दोस्तों 39 प्रश्न है यक्षिणी पिंजरे में बंद सारिका से क्या पूछती है? तो क्या पूछती है दोस्तों? त्वम स्मृति, क्या तुम भी उन्हें याद करती हो? यह पूछती है। किससे? जो है सारिका से। तो यक्षिणी पिंजरे में बंद सारिका से क्या पूछती है? तो रस के त्वम स्मृति प्रियति, तुम भी क्या मेरे प्रीतम को याद करती हो? ऐसा जो है आंसर पूछती है। ठीक है, ये हमारा 39 प्रश्न का है। अगला प्रश्न है 40 प्रश्न है कि यक्ष पिंजरे में क्या पाला है? यक्ष अपने पिंजरे में क्या पाला है दोस्तों? तो मैना को पाला है। किसको? मैना को। इसको तोता भी कह सकते हैं, यानी तोता मैना किसी को भी जो है यक्ष अपने पिंजरे में पाला है। तो सारिके शब्द का अर्थ होता है जो है तोता या मैना। ठीक है, ये हमारा आंसर है 40 का। जो है 41 प्रश्न है रस के शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो रस के शब्द से मैना और या तोता, यानी मैना तोता का बोध हो रहा है। किससे? रस के शब्द से। ये हमारा 41 प्रश्न है कि रस के शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो मैना का। अगला प्रश्न है 42 प्रश्न है दोस्तों। 42 प्रश्न है यक्षिणी अपने मलिन गोद में क्या रखी हुई है? ठीक है, ठीक है दोस्तों, प्रश्न हमारा है 42 प्रश्न है
कि यक्षिणी अपने मलिन गोद में क्या रखी हुई है दोस्तों। तो यक्षिणी अपने मलिन गोद में सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यक्षिणी जो है अपने मलिन गोद में जो है क्या रखी हुई है। तो यक्ष कहता है तुम देखोगे तो क्या कर रही होगी, या तो अपने मलिन गोद में रखकर बीड़ा को बजा रही होगी। किसको? बीड़ा को। तो यक्षिणी अपने मलिन गोद में क्या रखी हुई है, तो बीड़ा रखी हुई है, और बीड़ा रख क्या करी, उसको बजा रही है। ठीक है, तो यक्ष कहता है जब तुम देखोगे तो यक्षिणी अपने गोद में या तो बीड़ा को बजा रही होगी या तो मुझे याद कर रही होगी। तो यहाँ पे है यक्षिणी अपने मलिन गोद में क्या रखी हुई दोस्तों, तो बीड़ा हमारा आंसर है। अगला प्रश्न 43 प्रश्न है कि बीड़ा के तार किससे गीले हो गए। तो बीड़ा के तार किससे गीले हो जाते हैं दोस्तों, तो यक्ष जो है कहता है कि वह जो है उत्संगे व मलिन वसने सौम्यम निक्षिप बीड़ा, वह जो है उत्कंठित होकर मलिन वस्त्रों को जो है हे सौम, सौम मेघ के लिए आया है, हे मेघ, तुम उसको देखोगे उत्कंठित होकर मलिन वसन के जो है निष्पीक्षित बीड़ा, बीड़ा को जो अपने गोद में ली हुई है, और मद गोत्रांग, और मेरे द्वारा मेरे ऊपर जो है बनाई गई बिरची पदम को ये उद्गात कामा, और गाती हुई जो भूल जाती है, और उसके क्या है आंखों से आंसू गिर जाते हैं, जिससे जो है तार गीले हो जाते हैं। प्रश्न है बीड़ा के तार किससे गीले हो गए दोस्तों, तो यक्षिणी के आंसू के गिरने से गीले हो गए। क्यों आंसू गिरे, क्योंकि वह जो है उसके द्वारा बनाए गए गीत को वह स्वयं भूल जाती है, और जो है जिससे उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ठीक है, तो ये किस्सा है बीड़ा के तार किससे गीले हो गए दोस्तों, तो यक्षिणी के आंसू से। ये हमारा आंसर है। आगे प्रश्न है 44 प्रश्न है कि बार बार स्वयं के द्वारा बनाई गई गीत को कौन भूल जाती है। तो कौन भूल जाती है दोस्तों, यक्षिणी भूल जाती है। ये हमारा प्रश्न हो गया 34। 35 प्रश्न है उत्संगे, उत्संगे में कौन सा विभक्ति एवं वचन है। तो क्या है दोस्तों, उत्संगे में जो है सप्तमी विभक्ति के एक वचन में उत्संगे बनता है। क्या बनता है, उत्संगे जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। यह हमारा आंसर है। उत्संगे में विभक्ति और वचन है तो सप्तमी का एक वचन है। अगला प्रश्न है 46 है यक्षिणी दिनों की गणना किससे करती है। तो यक्षिणी जो दिनों की गणना किससे करती है दोस्तों, तो फूलों से करती है। किससे करती है, फूलों से जो है यक्षिणी दिनों की गणना करती है। अगला प्रश्न है 47 है देहली पर पुष्पों को कौन रखती है। तो देहली पर पुष्पों को कौन रखती है दोस्तों, यक्षी रखती है। क्यों रखती है, यक्ष के जाने पर वो रोज जो है एक फूल रखती है, जिससे 365 दिनों के फूलों की गणना करती है। तो प्रश्न है देहली पर पुष्पों को कौन रखती है, तो आंसर हमारा है यक्षिणी रखती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 है कि देहली पर फूल रखती हुई है प्रश्न है दोस्तों कि देहली पर फूल रखती हुई दिनों की गणना करती हुई कौन दिखाई देगी। तो कौन दिखाई देगी दोस्तों, यक्षिणी। यक्ष कहता है तब जब तुम जाओगे तो देहली पर फूल रखती हुई दिनों की गणना करती हुई मेरी यक्षिणी तुम्हें क्या होगी, दिखाई देगी। तो आंसर हो जाएगा यक्षिणी दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा हम नहीं चल पा रहे हैं खांसी की वजह से, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है यक्ष के घर जाकर झरोखे में कौन बैठेगा। तो आंसर हमारा मेघ बैठेगा। कौन बैठेगा जो दोस्तों, मेघ बैठेगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है मेघ यक्षिणी को संदेश कब सुनाएगा। तो आधी रात को सुनाएगा। कब सुनाएगा दोस्तों, आधी रात को सुनाएगा। यह जो है यक्ष कहता है। आगे है प्रश्न संख्या 51 है यक्ष के न रहने पर यक्षिणी कहाँ सो गई होगी। तो भूमि पे। यक्ष कहता है जब तुम जाओगे तो मेरी यक्षिणी भूमि भी सोई होगी, ऐसा तुम देखोगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 51 प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 प्रश्न है आनी शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों। तो आनी शब्द का अर्थ है दिन। ठीक है, खांसी की वजह से थोड़ा सा हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो इसको हम सीधे आंसर देखते हैं। ठीक है, आनी शब्द का अर्थ हो गया दिन। आगे प्रश्न है आनी शब्द का शब्द में लिंग कौन सा है। तो आनी शब्द किस लिंग में है दोस्तों, तो आनी शब्द जो है शब्द है नपुंसक लिंग में है। तो पूछेगा आनी शब्द का अर्थ क्या है, दिन है। आनी शब्द में लिंग कौन सा, नपुंसक लिंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 प्रश्न 54 है पीड़ित पीड़ित में प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो कौन सा दोस्तों, ये इसमें जो है पीड़ धातु लगा है। कौन धातु लगा है, पीड़ धातु के साथ विधिलिंग लगा प्रथम पुरुष के एक वचन बनता है पीड़ित। क्या बनता है, पीड़ित। तो ये जो है विधिलिंग लकार में है, एक वचन में बनता है, प्रथम पुरुष के एक वचन। यदि हलंत ना होता तो ये हमारा मध्यम पुरुष के
जो है बहुवचन बनता है। ठीक है, तो हमारा लग गया है हलन, तो एक वचन में है। अगला प्रश्न है, आहनी शब्द किस विभक्ति एवं वचन का है? तो आहनी शब्द जो है सप्तमी विभक्ति के एक वचन में आहनी बनता है। ठीक है, तो आहनी से 3 प्रश्न हो गया दोस्तों। किस लिंग में, नपुंसक में है, क्या अर्थ है दिन है, और किस लिंग में जो है विभक्ति और वचन में है? तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में हमारा आहनी बनता है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों 55 प्रश्न हमने सॉल्व करा दिया, जो श्लोक संख्या 21 से 28 तक गया। आगे जो बचा हुआ श्लोक है दोस्तों, उससे ज़्यादा काफ़ी प्रश्न नहीं है, लेकिन जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको हम कल के क्लास में फिर से लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए हम सभी जो है आपसे जो है विदा लेना चाहते हैं। और जो है यदि आप चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे जो है उन्हें भी जो है क्लास प्राप्त हो जाए जो है उत्तर मिक्स से प्रश्नोत्तरी का। तो दोस्तों हम जो है ठीक है, इसी के साथ जो है कक्षा को समाप्त करेंगे दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद। कल फिर से उपस्थित होंगे। थैंक यू।